एक मिनट, जरा इधर आना। अब स्क्रीन पे आपको दिखेगा एक मैप। ओके, इंडिया का मैप नहीं है, वो है मैप ऑफ यूरोप। ओके, और वो भी आज का नहीं, बरसों पुराना। अब आप देखो, उस मैप में कहाँ आपको फ्रांस दिख रहा है, कहाँ आपको इटली दिख रहा है, कहाँ आपको जर्मनी दिख रहा है। तो बच्चों, इस मैप से बहुत डिफरेंट है आज का यूरोप। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि आप यूरोप की बात क्यों कर रहे हो, बताती हूँ। हेलो बच्चों, मैं नैना मैडम आज फिर से आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, एक नई हिस्ट्री के साथ, एक नई स्टोरी के साथ फिर से लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ओके, चैप्टर 1 है क्लास 10 का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करती हूँ स्कूल में, बच्चे मुझे तुरंत पूछते हैं, मैडम वी आर इंडियंस, व्हाई वी शुड लर्न यूरोप का हिस्ट्री। बच्चों याद रखो, हम रहते तो अपने घर में हैं, लेकिन नेबर के घर पे क्या होता है वो हमें पता होता है कि नहीं। या अगर नेबर के घर में कुछ फाइट हो रही है या कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो वो जानने की कोशिश हम करते हैं। सेम वे यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है, दे ऑल आर अवर नेबर्स, और यू कैन से जस्ट एक्सटेंडेड फैमिली। तो वहां पे क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो इसलिए जानना जरूरी है कि बैक इन द हिस्ट्री जो वहां पे हुआ यूरोप में, वो इंडिया में भी इफेक्ट किया। ओके, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस। तो वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की फीलिंग्स, वहाँ की फिलॉसफी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने क्या की, अडॉप्ट की, और वहां से वो इंडिया में भी लाई गई। ओके, तो हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे नेशनलिज्म अलग अलग स्टेट्स ऑफ यूरोप में डेवलप हुआ, फ्रांस का क्या हिस्ट्री था, फ्रांस कैसे बना, इटली कैसे बना, जर्मनी कैसे बना, और हाँ, जिन्होंने हमारे ऊपर 100 से भी ज्यादा साल राज किया, वो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम कैसे बना। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिस्कशन, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 3 चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, उसका पहला चैप्टर, उससे पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सी बच्चों, नेशनलिज्म इन यूरोप जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, दैट इज स्टिल कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमको इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ा थोड़ा पता है, बट यूरोप का मेनी ऑफ यू मस्ट नॉट बी नोइंग एनीथिंग। तो कंफ्यूजन होता है जैसे आप आगे बढ़ते हो, लर्न करना पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री की तरह समझो, उसके कॉन्सेप्ट समझो, और एक स्टोरी की तरह याद रखने की कोशिश करो। आज ये चैप्टर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैप्टर शुरू करती हूँ, लेकिन उसके पहले आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना, पेन और एक हाइलाइटर या पेंसिल और एक हाइलाइटर जरूर अपने साथ में रखना है। जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर, हर पैराग्राफ के ऊपर जहां क्वेश्चन बनता है वो मैं बताऊंगी, वही के वही आप टेक्स्ट बुक में लिखना है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, फॉर योर बोर्ड एग्जाम दिस एनसीईआरटी बुक इज योर बाइबल। तो वो आपको बार बार पढ़नी है। सिर्फ आपको रटे रटाए क्वेश्चन आंसर्स या जो भी रेफरेंस बुक होती है वो पढ़ के मार्क्स नहीं आएंगे। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, यू हैव टू रीड दिस टेक्स्ट बुक। तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स भी बताऊंगी, लिखते चलना साथ साथ में, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी बताऊंगी, तो उसको भी साथ साथ में लिखते चलना। तो लेट अस स्टार्ट। आई हैव माय ई टेक्स्ट बुक, आई एम रीडिंग फ्रॉम इट एंड यू ऑल आल्सो विल बी रीडिंग अलॉन्ग विथ मी। ओके, चलो, तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग के साथ। सबसे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑब्जर्व दैट पेंटिंग। क्या क्या पेंटिंग में दिया हुआ है वो देखो। आपको दिखेगा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह कुछ, सॉरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह कुछ वहां पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग लाइन में चल रहे हैं। ऊपर स्काई में देखोगे तो गॉड है, गॉडेस है, और उनके साथ साथ अलग अलग आप क्या बोलते हैं उसे, एंजल्स भी हैं। ओके, और नीचे आपको, सबसे नीचे ग्राउंड में आपको दिखेगा तो बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, क्राउन्स पड़े हुए हैं, थ्रोन्स पड़े हुए हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये जो लोग चल रहे हैं बच्चों, वो अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान से याद रखना जो मैं बता रही हूँ। हम तो बच्चों, आपको दिखेगा ये लाइन में अलग अलग बच्चे, जो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, और साथ में उन्होंने अपने हाथ में डिफरेंट फ्लैग्स पकड़े हुए हैं। ओके, सो अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, सॉरी, स्टैच्यू ऑफ, बार बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बन चुका है ये, बट इधर बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। ओके, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद आप देखोगे तो पहले उनके हाथ में आपको एक दिखेगा बुक। ओके, और आपको एक दिखेगी टॉर्च। ओके, देन आपको दिखेगा कि अमेरिका जो है, ओके, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से थोड़ा आगे खड़ा हुआ है। इसका मतलब, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से थोड़ा आगे खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वहां से वो आगे गुजर चुका है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। उन्होंने डेमोक्रेसी या उन्होंने इंडिपेंडेंस सबसे पहले ली हुई थी, उन्होंने अपना नेशन स्टेट सबसे पहले बनाया था, तो वो थोड़ा आगे जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद में आपको देखना फ्रांस वाले लोग दिखेंगे, ट्राई कलर उनका फ्लैग दिखेगा, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन साथ साथ में 9th में जो जो पढ़ा हुआ था उसको भी याद करते जाना है। ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फ्लैग दिखाई देगा। उसके बाद में भी
बहुत सारे फ्लैग्स और बहुत सारे लोग चलते हुए आगे आपको दिख रहे हैं। ओके, सो फिगर 1, इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको देखो। फिगर 1 इज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक सुरो इन 1848। अभी अंडरलाइन करना फेडरिक सुरो को और 1848 को, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये पिक्चर किसने बनाई थी और कौन से ईयर में बनाई थी। पिक्चर का नाम भी कई बार पूछा गया है। सो दैट इज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक्स एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, आगे बढ़ो, पिक्चर पढ़ते हैं, नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, साथ में ध्यान देना, मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, जो भी अंडरलाइन करने बोल रही हूँ उसे अंडरलाइन करते चलो। ओके, इन 1848 फ्रेडरिक सुरो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 1848 में ये फ्रेडरिक सुरो जो पेंटर था उसने 4 अलग अलग पेंटिंग्स बनाई। ओके, तो वो सीरीज का ये पहला फिगर है। उसने क्या इमेजिन किया, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब जो सारी कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक होगी, कोई भी रूलर उस पर रूल नहीं करेगा, कोई भी किंग उसमें किंगमैनशिप नहीं होगी। तो ये एक इमेजिनरी पेंटिंग है। ओके, उसने ये चाहा कि वर्ल्ड जो है वो इस तरह से इन फ्यूचर में बने, तो उधर वो आपको दिख रहा है। As he called them, the first print of series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and the social classes. Now what they are doing was men and women of Europe and France and America, they are marching. Okay, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. पूछा जा सकता है पिक्चर में क्या लिखा रहा है। सो homage दे रहे हैं, एक तरह का आदर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी ये चाह रहे हैं कि हमें भी लिबर्टी मिले, या फिर जब उन्हें लिबर्टी मिल रही है तो वो, जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं फिर मिलेगा तो भगवान को थैंक यू बोलने जाते हैं ना, तो सेम वे ये इमेजिन कर रहा है पेंटर कि इनको भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्या करना है, होमेज देना है, इसलिए वो मार्च कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। ओके, एज वी वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ओके, हम लोग ने अभी ये चैप्टर में भी आगे देखेंगे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था कि विमेन्स को जो फिगर अगर कुछ मानी जाए, जैसे कि हमारी भारत माता है, वैसे हर फ्रीडम स्ट्रगल में एक विमेन फिगर को ये क्या किया गया था, पर्सोनिफाई किया था या इमेजिन किया गया था। ओके, here we can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of right of man in the other hand। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में आपको टॉर्च दिखेगी। टॉर्च मतलब एक ब्राइटनेस या एक लाइट दिखा रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका मतलब ये होता है, जैसे अपने संस्कृत में भी बोला जाता है कि अंधेरे से हम उजाले की तरफ जा रहे हैं, तो सेम वे उसका सिग्निफिकेंस टॉर्च को इस तरीके से सिग्निफाई किया गया है। ओके, चार्टर ऑफ मेन मतलब विमेंस के, सॉरी विमेंस के तो राइट की बात ही नहीं की गई थी इधर, सिर्फ मेंस और वुमेन्स के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, जिसको हिंदी में आप मानव अधिकार बोलते हो, तो वो चार्टर्ड बना हुआ एक रूल बुक है होगा जिसमें लिखा होगा कि लोगों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। ओके, वो भी यहाँ तक सबको समझ में आया है। हमने अभी तक सिर्फ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और उसके हाथ में क्या क्या है उसकी बात किया हुआ है। ठीक है, now on the earth in the foreground the image lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। okay, absolutist मतलब उसका न्यू वर्ड है, मीनिंग दिया हुआ है literally a government or a system of rule that has no restraint on the power exercised। okay, in history the term refers to the form of monarchical rule or monarchical government that was centralized। okay, तो monarchical government का सिंबल था थ्रोन और उसका किंग्स और बाकी सारे, देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे थ्रोन्स टूट के पड़े हुए हैं, मतलब ये कि मोनार्की अभी जा चुकी है और अभी जो मानव है, जो लोग हैं, उनके अधिकारों की और उनकी सरकार बनेगी या उनकी गवर्नमेंट बनेगी। ओके, इन सूरोज यूथोपियन विजन मतलब बच्चों ये होता है कि यूरोप इन फ्यूचर कैसा होगा, तो वो सेल्फ गवर्न होगा, लोग अपने आप को गवर्न करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, जो लोगों की फेवर में होगा या लोगों के बेनिफिट में होगा वो सारी चीजें करेंगे। तो ये एक यूथोपियन विजन था जो लोगों ने इमेजिन किया था तभी। ठीक है, The people of the world are grouped as distinct nation identified through their flags and national costume। अगर आपको लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन देखोगे अगर लिटरली तो हर फ्लैग के साथ अलग अलग कॉस्ट्यूम भी दिखाई दे रहा है, मतलब अलग अलग नेशंस के लोग हैं जो अपना नेशनल फ्लैग, तभी का नेशनल फ्लैग, ओके, तो अपना नेशनल फ्लैग और अपना नेशनल कॉस्ट्यूम साथ में पहन के अपनी नेशनलिटी आइडेंटिफाई करते हुए क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, identifies through their flags and national costume. Leading the procession way past to the Statue of Liberty are the United States। सबसे पहले कौन खड़ा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है, उसके बाद स्विट्जरलैंड भी आपको दिखाई देगा। Which by this time were already nation state। nation states मतलब a state which is governed by the people of that particular nation। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, मतलब उनका मोनार्किकल रूल और जो भी उनके ऊपर रूल कर रहे थे वो वहां से जा चुके हैं उनको फ्री करके। ओके, उसके बाद देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले आपको फिगर में कौन कौन से स्टेट्स दिख रहे हैं, तो याद रखना है यूएसए दैट इज अमेरिका,
ओके, एंड देन स्विट्जरलैंड, और उसके पीछे पीछे फ्रांस आपको दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलो बच्चों। तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बाद क्या दिख रहा है? फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर। हमें कैसे पता चला फ्रांस है? आपको फ्रांस का रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग वहां पे दिख रहा है। हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू, अभी अभी स्टैच्यू के सामने ही खड़ा है, मतलब उनको जस्ट नेशन स्टेट्स उन्होंने बनाया है, वो मोनार्किकल रूल उन्होंने निकाल दिया है। ओके, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग अ ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो पहले यूनाइटेड स्टेट है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। जैसे जैसे नेशन स्टेट्स में लोगों ने इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट अपनाया, यूरोप के लोगों ने, वो ऐसे ऐसे एक लाइन में आपको दिख रहा है। ओके, interestingly, at the time when Suro created this image, the Germany people did not yet exist as a United Nations. देखो क्रिएटिविटी देखो, इमेजिनेशन देखो, या फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की पेंटर की इमेजिनेशन देखो। जर्मनी को तो अभी तक नेशन स्टेट नहीं बना था, फिर भी उसने ये इमेजिन किया कि अभी ये यूएसए और फिर अपना स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बाद अभी जर्मनी की बारी है, और वो भी क्या करेगा, अपना नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशंस. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking participalities in the nation states under a democratic constitutions. यहाँ तक समझ में आया? Following the Germany, people are the peoples नहीं होना चाहिए, वो people होना चाहिए, are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. अंडरलाइन कर देना कि कौन कौन से स्टेट्स उनको लाइन में दिख रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबाव, अभी हेवन में अबाव में क्या क्या दिख रहा है? क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड द एंजल गेज अपॉन द सीन। मतलब वो ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि गॉड जो है वो भी हमें ऊपर से क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं, जो भी ये चीजें सीन में दिख रही है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्या दिखा रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो नेशंस जो है वर्ल्ड के सारे, वो क्या कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी दिखा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो इधर दिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। बच्चों देखो, हर चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको डिफरेंट नेशंस की स्टोरीज भी पता चलेगी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी पता चलेंगे, जैसे कि कम्युनलिज्म क्या होता है, देन बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय Suro in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world in Europe. Okay, 18th कहाँ की बात कर रहे हैं? 19th century में क्या बना था? तो उनको क्या करना था? emerge होना था as a political and mental world of Europe. Okay, the end result of this change was emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. The concept of and practices of the modern state. Okay, हर एक लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप भी साथ साथ में पढ़ते जाओ। मॉडर्न स्टेट क्या मतलब क्या बनता है? मॉडर्न स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जो आधुनिक हो, जिसमें लोगों की बनाई हुई सरकार हो, जो लोगों के फेवर में काम करती है, इसलिए उसे मॉडर्न स्टेट बोला गया है। ठीक है, which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity. नेशन स्टेट्स कैसे बना? तो लोग जो थे वो एक कॉमन आइडेंटिटी बिलोंग करते थे, और वो सारे कॉमन आइडेंटिटी के लोग थे, वो साथ में आए और उन्होंने क्या बनाया? तो नेशन स्टेट बनाया। ओके, But the nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop the sense. Okay, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। Now this commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in the 19th century Europe. तो आपको यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि 19th century में जो यूरोप बना था, तो वो यूरोप कैसे बना था और कौन कौन से नेशंस थे जिन्होंने स्ट्रगल करके अपना नेशन स्टेट बनाया। ओके, तो फर्स्ट सब टॉपिक शुरू करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, क्यों स्ट्रगल की, कौन मोनार्क था, याद है ना सब? साथ साथ में आपको 9 का हिस्ट्री भी थोड़ा याद करवाते जाऊंगी ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको। ठीक है, चलो। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. सबसे पहले फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, और वो कब हुआ? 1789 से शुरू हुआ था। फ्रांस, यूरोप का फ्रांस जो एक कंट्री था, वो बहुत
स्ट्रांग था और बहुत क्या था, आप बोल सकते हो लीडरशिप क्वालिटी थी, या वो जो करता था वही सारे लोग जो थे अदर अदर नेशंस ऑफ द यूरोप फॉलो करते थे। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एज यू विल रिमेंबर वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था 1789 में, तो वो प्रॉपर टेरिटोरियल स्टेट था। टेरिटोरियल स्टेट मतलब एक मोनार्क था जो उसे रूल करता था। ओके, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, मॉडर्न स्टेट नहीं था, कोई असेंबली नहीं, कोई लीडर्स नहीं, एक ही मोनार्क था, बर्बन फैमिली। ओके, और लुइस 16 याद है ना, और वही क्या करता था, रूल करता था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens। हमने देखा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या स्ट्रगल करते थे। फर्स्ट स्टेट वाले लोग, फर्स्ट स्टेट को कैसे बेनिफिट मिलता था, थर्ड स्टेट वाले क्या स्ट्रगल करते थे। तो ये सारी चीजों की वजह से लोगों ने क्या चाहा कि हम हमारी खुद की सिटीजन्स बने और हम ही हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट चलाए। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया है वीडियो बच्चों, बट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन जरूरी था। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको हर एक एक्सप्लेनेशन दूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने ऐसे ही फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसको हिस्ट्री बोरिंग लगती है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लगती है। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।